हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे विलयन से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनको सबको कवर करा देंगे आज। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले आप लोग जान लीजिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपके कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपके मैंने यहाँ पर 8 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो कि आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है, शुद्ध जल की मोलरता होती है। शुद्ध जल की मोलरता है तो इसका आंसर होता है 55.56 मोलर। आप इसको डायरेक्टली याद कर लीजिए क्योंकि ये आपके एग्जाम में 6 बार पूछा जा चुका है। 6 बार पूछा जा चुका है। अगर आप मोलरता निकालना सीखना चाहते हैं तो कमेंट करें। और दूसरा क्वेश्चन है 0.2 मोलरता H2SO4 विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कितनी होगी? 19.6 होगी। और नंबर 3 पर आपके निम्नलिखित में से अणुसंख्य गुणधर्म है। ये आपका 4 बार पूछा जा चुका है। कितने बार? 4 बार। तो ये है परासरण दाब। निम्नलिखित में से अणुसंख्य गुणधर्म है परासरण दाब। और राउल्ट का नियम किससे संबंधित है? राउल्ट का नियम वाष्प दाब से संबंधित है। राउल्ट का नियम किससे संबंधित है? वाष्प दाब से। और किसका परासरण दाब सबसे कम होता है? तो परासरण दाब सबसे कम 0.1 मोलर BaCl2 विलयन का होता है, यानी बेरियम क्लोराइड विलयन का क्या होता है। सर्वाधिक क्वथनांक प्रदर्शित करने वाला जलीय विलयन है। कौन सा जलीय विलयन है? 0.01 मोलर Na2SO4 अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। कौन सा गुण निर्भर करता है? ये आपका पृष्ठ तनाव निर्भर करता है। और नंबर 8 जो है आपका 8 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घुला है। तो विलयन की मोलरता है, ये विलयन की मोलरता आपकी 0.444 मोलर हो जाएगी। और यहाँ पर आते हैं एक बहुत ही अच्छा टॉपिक जिसका नाम है आपका मोल प्रभाज्य। ये क्या होता है? ये विलयन में उपस्थित किसी पदार्थ के मोलों की संख्या एवं कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस पदार्थ का मोल प्रभाज्य या मोल अंश कहते हैं। क्या समझे? विलयन में उपस्थित किसी पदार्थ के मोलों की संख्या एवं कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस पदार्थ का मोल प्रभाज्य या मोल अंश कहते हैं। मोल प्रभाज्य बराबर विलेय के मोल बटे विलयन का कुल मोल। मोल प्रभाज्य बराबर विलेय के मोल बटे विलयन का कुल मोल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है आपका समपराशरी विलयन। ये क्या होता है? वह विलयन जिनके समान ताप पर परासरण दाब समान होते हैं समपराशरी विलयन कहलाते हैं। वह विलयन जिनके समान ताप पर परासरण दाब समान होते हैं समपराशरी विलयन कहलाते हैं। अब आते हैं अगला टॉपिक जो आपका है वो है वाष्प दाब में अवनमन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोला जाता है तब विलयन के पृष्ठ पर विलायक के अणुओं के पृष्ठ पर फिर देख लीजिए वाष्प दाब में अवनमन। जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोला जाता है तब विलयन के पृष्ठ पर विलायक के अणुओं की संख्या कम हो जाती है जिससे विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। इसे वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। क्या बोलते हैं? वाष्प दाब में अवनमन। वाष्प दाब में क्या बोलते हैं? अवनमन बोलते हैं। समझ में आ गया? फिर से समझ लीजिए, जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोला जाता है तब विलयन के पृष्ठ पर विलायक के अणुओं की संख्या कम हो जाती है जिससे विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। इसे वाष्प दाब अवनमन कहते हैं। अब आते हैं अगला टॉपिक जो आपका परासरण। ये आपका 100% आना है एग्जाम में। वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किए हैं जो कि आपके 80% चांस हैं पूछे जाने के। 80 से 90% चांस रख लीजिए पूछे जाने के। जितने भी क्वेश्चन नोट किए हैं मैंने, आपके 8 सेट में यही सब क्वेश्चन नाचेंगे विलयन से संबंधित। इससे बाहर कुछ आ ही नहीं सकता है, गारंटी है। आपसे यहाँ पर एक न्यूमेरिकल पूछेगा, इस चैप्टर से एक न्यूमेरिकल या तो 3 नंबर में जाएगा तो फिर 4 में या तो फिर 2 में, क्योंकि ये पूरा चैप्टर आपका 7 नंबर का है।
अब वाष्प दाब का अनुमान समझ में आ गया। तो जब किसी विलायक में कोई आवासशील विलेय पदार्थ घोलते हैं तब विलयन के पृष्ठ पर विलायक के अणुओं की संख्या कम हो जाती है, जिससे विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। इसे वाष्प दाब का अनुमान कहते हैं। तो टॉपिक 100% क्लियर हो जाना चाहिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, वरना नोट्स के लिए का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको PDF मिल जाएगी। उस PDF पर क्लिक करके आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो परासरण विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। परासरण समझ लीजिए ये, क्योंकि आपका आना ही आना है बोर्ड के एग्जाम में। तो परासरण विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर स्वतः प्रवाह, स्वतः प्रवाह आपका क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। पाई वी बराबर, ये इसको हम पाई से प्रदर्शित करते हैं। पाई वी बराबर परासरण बराबर होता है आपका पाई वी बराबर NRT। चूँकि n, अगर हम वी को इस तरफ लाएं, पाई को उसी तरफ रहने दें, तो n/v होता है। और n/v किसके बराबर होता है? C के बराबर होता है। तो इसलिए पाई बराबर CRT। यहाँ पर देखिए, चूँकि n बराबर जो होता है W/m होता है। अगर हम ये n को ऐसे लिखा रहने दें तो इसको 3 फॉर्म में लिख सकते हैं। ये एक फॉर्म ये हो गया, ये दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा। 3 फॉर्म में इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जहाँ पर जैसे ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर हम ऐसे ले लेते हैं। फिर से समझ लीजिए परासरण। तो परासरण क्या होता है? परासरण विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। क्या कहलाता है? परासरण। पाई वी बराबर NRT, पाई बराबर CRT, n/v बराबर C, पाई वी बराबर W/m RT, चूँकि n = W/m। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा दिया गया है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो लिखा है 0.1 मोलर ग्लूकोज और 0.1 मोलरता NaCl में से किसका परासरण दाब अधिक होगा और क्यों होगा? ये आपका रीजनिंग बढ़िया से माइंड मैपिंग क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 मार्क्स के पूछ लिए जाते हैं और बहुत ही इजी आंसर होता है इनका। तो है परासरण दाब एक अणुसंख्य गुण है। अभी आप लोगों ने विकल्प में पढ़ा कि निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्य गुण है। तो ये परासरण आपका अणुसंख्य क्या है? अणुसंख्य गुण है, जो विलयन में उपस्थित अणुओं की संख्या के समानुपाती होता है। क्या होता है? जो विलयन में उपस्थित अणुओं की संख्या के क्या होगा? समानुपाती होगा। जो अणुसंख्य होंगे वो विलयन में उपस्थित अणुओं की संख्या के क्या होंगे? समानुपाती होंगे। तो NaCl को अगर हम जल में घोल दें तो क्या क्या प्राप्त होगा? Na+ प्राप्त होगा और Cl- प्राप्त होगा। इसलिए 0.1 मोलर NaCl के जलीय विलयन का परासरण दाब अधिक होता है। समझ गए? ये रीजन भी हो गया, आपका आंसर भी हो गया। आंसर भी हो गया, सारे कुछ हो गए हैं। अब आते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक जो आपका है वो है मोलल उन्नयन स्थिरांक। क्या है? मोलल उन्नयन स्थिरांक। तो किसी विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक क्वथनांक में हुई उस वृद्धि के बराबर है। किस वृद्धि के बराबर है? उस वृद्धि के बराबर है जो विलेय पदार्थ के 1 मोल को विलायक के 1000 ग्राम घोलने पर उत्पन्न होती है। फिर से समझ लीजिए, किसी विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक क्वथनांक में हुई उस वृद्धि के बराबर है जो विलेय पदार्थ के 1 मोल को विलायक के 1000 ग्राम घोलने पर उत्पन्न होती है। मोलर उन्नयन स्थिरांक का मान प्रत्येक विलायक के लिए स्थिर रहता है। मोलर उन्नयन स्थिरांक का मान जो होता है वह प्रत्येक विलायक के लिए क्या होता है? निश्चित होता है, क्योंकि जब विलेय का 1 मोल विलायक में घोलते हैं तो उससे प्राप्त अणुओं की संख्या सदैव स्थिर रहती है। कैसी रहती है? सदैव स्थिर रहेगी। ये भी आपका 2 मार्क्स का पूछा जाना एकदम कंफर्म है। तो फिर इससे न्यूमेरिकल आएगा, तो फिर ये डेफिनेशन पूछ ली जाएगी, 100% पूछी जाएगी।
पहले आप लोगों का पूरा सिलेबस करा देने के बाद में हम आपको पूरा जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसको कवर करा देने के बाद में हम आपको न्यूमेरिकल करा देंगे। 4 पार्ट का न्यूमेरिकल आप लोगों को कराना है। अब आते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक जो आपका है वह परासरण और विसरण में अंतर। परासरण और विसरण में अंतर, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपका 3 मार्क्स का पूछा जाता है, 2 से 3 मार्क्स का। तो परासरण और विसरण में अंतर क्या होता है? परासरण में अर्धपारिगम झिल्ली का होना क्या है? अनिवार्य है। और जबकि विसरण में ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको अर्धपारिगम झिल्ली लगाना ही है। विसरण में कोई ऐसा रूल नहीं है कि आपको अर्धपारिगम झिल्ली लगाना ही है। दूसरा पॉइंट क्या है? परासरण में केवल विलायक के अणु गति करते हैं। इसमें विलेय और विलायक दोनों के अणु गति करते हैं। विसरण में क्या होता है? इसमें विलेय और विलायक दोनों गति करेंगे। और तीसरा पॉइंट जो है, परासरण में विलायक के अणु कम सांद्र विलयन की ओर गति करते हैं। परासरण में क्या होता है? परासरण में विलायक के अणु कम सांद्र विलयन की ओर गति करते हैं। जबकि विसरण में क्या है? विसरण में विलेय के अणु अधिक सांद्र विलयन से कम सांद्र विलयन की ओर गति करते हैं। इसमें क्या होता है? अधिक सांद्र विलयन से कम सांद्र विलयन की ओर गति करते हैं। इतना टॉपिक क्लियर हो रहा है कि नहीं? एक बार कमेंट कर दीजिए, फिर से समझा दें तो देखिए फिर से। परासरण में क्या है? परासरण में जो आपका है अर्धपारिगम झिल्ली का होना अनिवार्य है। और विसरण में ऐसा कोई रूल नहीं है कि अर्धपारिगम, यहाँ पर लिख सकते हैं विसरण में अर्धपारिगम झिल्ली का होना अनिवार्य नहीं है। और दूसरा पॉइंट जो है, परासरण में केवल विलायक के अणु गति करते हैं। क्या करते हैं? गति करते हैं। इसमें विलेय और विलायक दोनों के अणु गति करते हैं। विसरण में क्या होता है? विसरण में विलेय और विलायक दोनों गति करेंगे, दोनों के अणु गति करेंगे। इसमें तीसरा पॉइंट है, परासरण में विलायक के अणु कम सांद्र विलयन की ओर गति करते हैं। परासरण में क्या होता है? परासरण में विलायक के अणु कम सांद्र विलयन की ओर गति करते हैं। और जबकि विसरण में विलेय के अणु अधिक सांद्र विलयन से कम सांद्र विलयन की ओर गति करते हैं। इतना टॉपिक क्लियर? तो आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, आपका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका राउल्ट का नियम। ये हर साल आपके 6 से 7 बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है। आपका राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम आप लोग जान लीजिए, राउल्ट का नियम क्या होता है। इस नियम के अनुसार किसी विलेन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन उसमें उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। अभी आप लोग को मोल प्रभाज की परिभाषा बताई। मोल प्रभाज की परिभाषा क्या बताई? विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को हम मोल प्रभाज कहते हैं। समझ गए? तो उसी के बराबर यह होता है। तो इस नियम के अनुसार किसी विलेन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन उसमें उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? मोल प्रभाज के बराबर होता है। और इसकी जो सीमाएं हैं, इस सीमाएं भी पूछी जाती हैं। सीमाएं भी क्या होती हैं? पूछी जाती हैं। नंबर 1 है आपका, राउल्ट का नियम केवल आवासशील एवं विद्युत अपघट्टों के विलेनों पर लागू होता है। नंबर 2 है, राउल्ट का नियम केवल तन विलयनों पर सफल है। नंबर 3, जो पदार्थ विलयन में वियोजित हो जाते हैं उनके विलयनों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता। उनके विलयनों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता। और जो पदार्थ विलयन में संगुणित हो जाते हैं उन पर भी राउल्ट का नियम लागू नहीं होता। फिर से समझ लीजिए, राउल्ट का नियम आवासशील एवं विद्युत अपघट्टों के विलयनों पर लागू होता है। नंबर 2, राउल्ट का नियम केवल तन विलयनों पर सफल है। नंबर 3, जो पदार्थ विलयन में वियोजित हो जाते हैं उनके विलयनों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता। और नंबर 4 है, जो पदार्थ विलयन में संगुणित हो जाते हैं उन पर भी राउल्ट का नियम लागू नहीं होता। आप अब आते हैं अगले टॉपिक पर। अगले टॉपिक जो है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इससे न्यूमेरिकल बनते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स के न्यूमेरिकल यहाँ से बन जाते हैं। इससे आपको यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल में काम करने में काम आएगा। आपको ये न्यूमेरिकल में काम आएगा आपको। तो इसको क्या है? ये आपका क्वथनांक में उन्नयन है। क्या है? क्वथनांक में उन्नयन। और तो इसकी डेफिनेशन आइए देखते हैं। ये क्या होता है? जब किसी विलायक में क्या है? जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय घोला जाता है तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है और क्वथनांक बढ़ जाता है। तो किसी विलायक के क्वथनांक में हुई वृद्धि को
हम क्वथनांक में उन्नयन अर्थात डेल टीवी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेल टीवी। इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं? डेल टीवी से प्रदर्शित करते हैं। फिर से समझ लीजिए, जब किसी विलायक में आपका क्या होगा, आवासीय विलय घोला जाता है तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है और क्वथनांक बढ़ जाता है। तो किसी विलायक के क्वथनांक में हुई वृद्धि को हम क्या बोलते हैं? क्वथनांक में उन्नयन अर्थात डेल टीवी बोलते हैं। यदि विलायक का क्वथनांक T1 क्या है? विलायक का क्वथनांक T1 और विलयन का क्वथनांक T2, तो उन्नयन जो होगा वो T2 - T1 होगा। यहीं से आपको क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि वह इतना इतना वाष्प दाब है, तो इसका क्वथनांक में उन्नयन आपको निकाल कर किसी दूसरे चीज़ को निकालना होगा। अब न्यूमेरिकल कराएंगे तो आपको बताएंगे। अभी तक आप लोग इसको बढ़िया से आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। PDF में लिंक नीचे मिल जाएगी आपको, वरना फिर हमारे अभी टेलीग्राम चैनल नहीं बनाया है। चैनल बना लेने के बाद में आपको उसका लिंक दे देंगे, उसी पर ज्वाइन हो गया और आपको मॉडल पेपर सभी वहीं पर मिलेंगे। हो सकेगा तो यहीं पर डाल दिया करेंगे, बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी तक जैसे करते आए हैं। तो हिमांक में अवनमन क्या होता है? हिमांक में अवनमन, जब किसी विलायक में कोई आवासीय विलेय घोला जाता है तो उसका वाष्प दाब घट जाता है। क्या होता है? वाष्प दाब घट जाता है। तो किसी विलायक के क्वथनांक का कम होना, और हिमांक तो किसी विलायक के क्वथनांक का कम होना। यहाँ पर एक पॉइंट गलत हो गया है, आप लोग सुधार लीजिए। यहाँ पर होना चाहिए था कि किसी विलायक के हिमांक का कम होना। तो किसी विलायक के हिमांक का कम होना, तो किसी विलायक के हिमांक का क्या होना? कम होना आपका क्या कहलाता है? हिमांक में अवनमन कहलाता है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे डेल टी एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसका फार्मूला होता है डेल टी एफ बराबर के डैश एफ गुणे मोललता। यदि मोललता बराबर इतना स्मॉल डब्लू गुणे 1000 बटे स्मॉल एम गुणे कैपिटल डब्लू। ये आपका भार, ये आपका विलेय का भार है, ये विलयन का भार है, ये आपका अणुभार है। समझ गए? ये क्या है? अणुभार है। और इसका फार्मूला कैसे बन जाएगा? तो डेल टी एफ बराबर के डैश एफ गुणे स्मॉल डब्लू गुणे 1000 बटे एम गुणे कैपिटल डब्लू। तो मोलरता कितनी हो? आपका हिमांक में अवनमन फार्मूला निकल गया। हिमांक में अवनमन का फार्मूला, इससे भी न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए फार्मूला को आप लोग को याद करके बहुत ज़रूरी है। यदि आप फार्मूला भी लिख देंगे तो आधा नंबर आप बड़े आराम से पा जाएंगे, इतनी गारंटी है। तो आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट जो आपका मोलरता, ये आपसे 1 से 2 नंबर में ये दोनों कॉम्बिनेशन करके पूछता है। या तो अंतर पूछेगा इन दोनों में, या तो फिर इनके दोनों की डिफिनेशन लिखने को बोलेगा, इकाई लिखने को बोलेगा। तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। और इसकी इकाई जो होती है मोल प्रति लीटर होती है। यहाँ पर लीटर है, मोल प्रति लीटर होती है। और मोलरता किसे कहते हैं? मोलरता 1 किलोग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। इकाई आपका मोल प्रति किलोग्राम क्या है? मोल प्रति किलोग्राम। तो आणविक उन्नयन स्थिरांक क्या होता है? आणविक उन्नयन स्थिरांक आपका 100 ग्राम विलायक में किसी विलेय पदार्थ का 1 मोल घोलने पर उसके क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को आणविक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका मोललता क्या होता है? मोललता होता है आपका 1 किलोग्राम विलयन में विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। इकाई मोल प्रति किलोग्राम। आणविक उन्नयन स्थिरांक क्या होता है? 100 ग्राम विलायक में किसी विलेय पदार्थ का 1 मोल घोलने पर उसके क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को आणविक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसे केबी से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? केबी से प्रदर्शित करते हैं। आदर्श विलयन क्या है? आदर्श विलयन वह विलयन जिसकी सांद्रता और ताप की एक विभाव परास में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। माने एक निश्चित परास में राउल्ट के नियम को फॉलो करेंगे। ये राउल्ट का नियम क्या है?
किसी भी विलेन के बाद आपका अपेक्षिक होमोन उसके मोल प्रभाज के बराबर होता है। अब आते हैं, इसका जो एग्जाम्पल है मेथेनॉल और एथेनॉल। क्या है? मेथेनॉल और एथेनॉल। सेकंड एग्जाम्पल बेंजीन और टालुइन। बेंजीन और टालुइन, इसका फार्मूला होता है 6H6 और 6H5CH3 शायद में होता है, आप लोग टालुइन का देख लीजिएगा। और अनादर्श विलेन क्या है? अनादर्श विलेन जो है वो आपका वे विलेन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते अनादर्श विलेन कहलाते हैं। क्या? वह विलेन जो राउल्ट के नियम को फॉलो नहीं करते हैं या पालन नहीं करते हैं वो क्या कहलाते हैं? अनादर्श विलेन कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल है एथेनॉल तथा एसीटोन। एथेनॉल तथा एसीटोन। और सेकंड एग्जाम्पल है आपका बेंजीन तथा एसीटोन। एथेनॉल तथा एसीटोन और सेकंड एग्जाम्पल बेंजीन तथा एसीटोन। टॉपिक सब क्लियर हो गया। तो आई होप वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त अपने दोस्त को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।